नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 60th करंट अफेयर मेंस सीरीज में हम अपना तीसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो आप लोगों को दिया है। इससे पहले हमने आपको एक अमृतपाल की गिरफ्तारी और उससे संबंधित बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पर और दूसरा आपको आज अपलोड किया जाएगा जो ऑपरेशन दोस्त तुर्की के संदर्भ में हमारा होगा। ये आपका तीसरा वीडियो होगा और आपको ये सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि समाधान सिविल सर्विसेज की तरफ से प्रत्येक 3 महीने पर आपको जो मैगज़ीन उपलब्ध कराई जाती रही है वो इस बार नहीं कराई जा रही है। वो 69th की पीटी के बाद आएगी, आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उस बीच जिनको 60th का मेंस देना है उन्हें तकलीफ़ ना हो, उन्हें कमी ना हो, उसके लिए कंपनसेटरी प्रोग्राम है हमारा, जिसमें कि हम करंट अफेयर के वे मुद्दे जो कि जनवरी के बाद और अप्रैल के बीच में आए हैं, उनमें परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस क्रम में हमारा ये तीसरा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे भारत मिस्र संबंधों की, और वो चर्चा होगी इसलिए प्रासंगिक इसलिए है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ये 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। ये 3 दिन की राजकीय यात्रा हमारी 24 से लेकर 27 जनवरी 2023 तक उनकी यात्रा हुई। उस यात्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण ये है कि ये अब्दुल फतह अल सीसी की कुल तीसरी यात्रा है भारत की। पहली यात्रा 2015 में उन्होंने भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इस शिखर सम्मेलन में वो आए थे। दूसरी औपचारिक रूप से जो राजकीय यात्रा उनकी हुई वो 2016 में हुई, भारत आए थे वो। और फिर इस बार विशेष आमंत्रण पर 24 से 27 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर आए। भारत की सरकार ने उन्हें अपने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। विशेष अवसर इस मायने में भी था कि यह वर्ष जो है जनवरी 2023, ये वर्ष भारत और मिस्र के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। उस वर्षगांठ को भी ओकेजनली सेलिब्रेट करना था। उस चीज़ के लिए भारत से बाकायदा उनको आमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण हमारे विदेश मंत्री स्वयं लेकर गए और उन्हें सम्मानपूर्वक भारत बुलाया गया। साथ ही उनके इस सम्मान को और विशिष्ट बनाने के लिए G20 की मीटिंग में भारत ने उन्हें गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। साथ ही इस भावना का सम्मान करते हुए मिस्र की सरकार ने अपने सेना की एक टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय तिरंगे को सलामी देने के लिए उन्होंने भेजा। तो इस तरीके से ये यात्रा का विवरण हुआ। इस यात्रा के संबंध में जो अगली चीज़ें बनती हैं कि इस यात्रा के जरिए जो उपलब्धियां हैं वो क्या हासिल हुई, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब अगर हम यात्रा की उपलब्धियों की चर्चा करें तो कई सेक्शंस में इस पर काम हुए हैं और ढेर सारी उपलब्धियों की चर्चा हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये रही कि दोनों सरकारों ने मिलकर के ये तय किया कि वो अपने संबंधों के स्तर को सामान्य संबंध से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पर लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सामान्य संबंध को अब हम स्ट्रेटजिक सामरिक भागीदारी पर लेके जाएंगे। और ये चीज़ यह भी कही गई कि सामरिक भागीदारी में किन किन चीज़ों पर हम विशेष रूप से ध्यान देने जा रहे हैं, तो उसमें सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और वैज्ञानिक ज्ञान, है ना। इन 4 चीज़ों पे सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये कहा गया कि भाई इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखते हुए हम अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब ये नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप भारत और इजिप्ट के बीच में होने जा रही है। इससे पहले भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, हम उसका बैकग्राउंड का परिचय आपको देंगे। संबंध अच्छे रहे हैं, उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो समझौता हुआ वो साइबर स्पेस को लेकर के हुआ, साइबर सुरक्षा को लेकर के हुआ, साइबर सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी जो संस्था है
वो कहलाती है सर्ट इन। और वहाँ की मिस्र की सरकार की जो सुरक्षा संस्था है वो ईजी सर्ट के नाम से जानी जाती है। ईजी सर्ट का मतलब है कंप्यूटर साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम दोनों देशों की एक साथ मिल करके एक MOUs पर सिग्नेचर हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया गया। और इसके ज़रिए ये तय किया गया कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों का आपस में आदान प्रदान, उससे संबंधित तकनीकों का आदान प्रदान, क्योंकि साइबर क्राइम्स और साइबर स्पेस का दुरुपयोग ये लगातार बढ़ रहा है और इसमें भारत लगभग अग्रणी भूमिका में है। तो भारत के सर्ट इन का ईजी सर्ट के साथ एक MOU सिग्नेचर हुआ है, जिसके ज़रिए दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए। चूँकि भारत और मिस्र दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों सभ्यताओं में काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों और कुछ विश्लेषकों द्वारा कि भारत में जो मंदिर बनाने की प्रणाली आई थी, जो सिस्टम आया था, वह मंदिर का सिस्टम दरअसल मिस्र का ही प्रभाव माना जाता है। ऐसी मान्यता कुछ वर्गों में है। तो भारत और मिस्र दोनों के प्राचीन संबंधों को, प्राचीन सांस्कृतिक चीज़ों को एक साथ ले आके वर्तमान के साथ कनेक्ट करने के लिए भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के साथ वहाँ के मंत्रालय का एक MOU सिग्नेचर हुआ है, ताकि दोनों को सांस्कृतिक स्तर पर, दोनों देश के नागरिकों का सांस्कृतिक स्तर पर समागम सुनिश्चित किया जा सके, सांस्कृतिक स्तर पर उनको एक दूसरे से मेल जोल करवाया जा सके, इसके लिए एक MOU सिग्नेचर हुआ है। इसके बाद से अगला जो सेक्टर है जहाँ पर काम हुआ है वो है भारत का प्रसार भारती और मिस्र का राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण। इन दोनों का आपस में MOU होता है। वो किस लिए हुआ? तो भाई जो सामग्री हम बना रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत है या सामग्री बनाई कैसे जाती है, मटेरियल कैसे तैयार करते हैं मीडिया के लिए, उसका एक्सचेंज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई ह्यूमन रिसोर्स के बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग, ताकि आपका मीडिया हमारे मीडिया के समकक्ष आ सके, है ना। नो डाउट भारत का जो मीडिया है अब वर्ल्ड मीडिया के समकक्ष खड़ा है, तो बाकी देश यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ से भी भारत से सहयोग लिया जा सकता है उस चीज़ के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और अगर ज़रूरी हो और ज़रूरी समझा जाए और संभव हो तो दोनों मीडिया हाउसेस जो सरकार के हैं वो मिलकर के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का निर्माण करें जिससे दोनों देशों में प्रसारण हो। इस चीज़ के लिए अलग से एक MOU सिग्नेचर हुआ भारत और मिस्र के बीच। उसके बाद से ये एक बहुत बड़ा समझौता है मिस्र के दृष्टिकोण से। गुड़गांव की एक कंपनी है जिसका नाम है रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है और मिस्र सरकार ने स्वेज नहर वाले एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है और उसको डेवलप कर रही है और पूरी दुनिया से वो कोशिश कर रही है कि निवेश वहाँ पहुँचे। भारत भी उसमें अपना हिस्सा तलाशने में है कि भाई बाकी दुनिया को, जैसे कि बगल में हमारा पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा एरिया अक्वायर कर चुका है सेज में और ढेर सारे काम कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी वहाँ पे कुछ हिस्सा बन जाए। स्वयं मिस्र की सरकार भी ये चाहती है कि जो स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन उसने तैयार किया है या कर रही है, जिसमें कि ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ हर देश ये चाहता है कि उसका कुछ हो। हम भी चाहते हैं और मिस्र सरकार भी ऐसा चाहती है कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट वहाँ आए। $8 बिलियन का एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मिस्र की सरकार और रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ है ग्रीन एनर्जी के लिए, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए, जो कि स्वेज नहर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत की ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अगले वर्षों में, आने वाले वर्षों में वहाँ पर लॉन्च करेगी। ये छोटा मोटा समझौता नहीं है, $8 बिलियन का समझौता है।
तो ये एक बड़ी सफलता मिस्र के दृष्टिकोण से मानी जाएगी कि मिस्र के राष्ट्रपति यहाँ से आए तो $8 बिलियन का निवेश लेकर गए हैं। हमारे लिए सफलता क्या कि भाई स्वेज में हमारी, स्वेज के इनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमारी भी हिस्सेदारी होगी, हमारी भी कंपनियां वहां मौजूद रहेंगी। चूँकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से, या यूं कह लें कि आप भूमध्य सागर से होकर के अटलांटिक को हिंद महासागर से जोड़ने वाली कड़ी बनती है, वो उस कड़ी में हमारी उपस्थिति ज़रूरी है। और मिस्र ऐसा प्रमोट भी कर रहा है और हम ऐसा चाह भी रहे हैं। उसका एक प्रमाण जो है वो हमारे रिन्यू पावर कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, मिस्र सरकार से एग्रीमेंट हुआ है कि $8 बिलियन में ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इस कंपनी द्वारा स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में लगाया जाएगा। अगली चीज़, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हमारे किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस एग्रीमेंट्स का एक की पॉइंट हुआ करता है, क्योंकि हम इससे बहुत पीड़ित हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने पर दोनों देशों में सहमति बनी। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इससे संबंधित यदि कोई बुनियादी संरचना उभय देशों के बीच विकसित हो रही है तो दोनों एक दूसरे को सूचित करेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। अगली चीज़, ये मिस्र इस चीज़ के लिए बहुत बेचैन है, मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न इज़राइल है, पड़ोस में है उसके, और घोषित तौर पे हालांकि दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी है, संबंध ठीक ठाक हैं। मिस्र वो पहली कंट्री बनी जिसने कि इज़राइल के साथ समझौते वगैरह किए, बावजूद उसके इज़राइल उसके लिए चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए मिस्र को अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए उसे सहयोग चाहिए। तो तय ये हुआ कि भारत और मिस्र आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात मिस्र के सैनिक आकर के भारत में ट्रेनिंग ले सकते हैं या भारत के सैनिक वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्वाइंट है ना। उसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, उसके अलावा रक्षा उद्योग में दोनों देशों के संबंध मजबूत हों। मिस्र के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि भारत की जो कंपनियां हैं वो मिस्र में जाएं और मिस्र में जाकर के निर्माण करें, जैसा कि हम बाकी देशों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पर आकर के बनाओ। मिस्र भी हमें ये आमंत्रित करने आया था कि आप हमारे यहाँ चलिए और हमारे यहाँ चल के बनाइए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक समझौता हुआ, इन पर एक परस्पर सहमति बनी है और विशेष करके मिलिट्री इंटेलिजेंस को साझा करने की सहमति दोनों देशों के बीच बनी है कि यदि इस तरह की कोई सूचना है जो दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो दोनों देश एक दूसरे को अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। इसके साथ साइबर स्पेस के दुरुपयोग पर ध्यान दें कि एक साइबर सिक्योरिटी पे अलग से MOU है और साइबर स्पेस पर अलग से बात हुई है कि साइबर स्पेस का जो दुरुपयोग किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, तो विशेष तौर पे एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं के प्रसार के लिए, उग्रवादी विचारधाराओं के प्रसार के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, ब्रेन वॉशिंग के लिए, इस तरह से जो काम किए जा रहे हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा, उन कामों को रोकने के लिए दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं। ये कुल मिला के भारत और मिस्र के यात्रा की उपलब्धियां रही हैं। अब हमें इन जो समझौते हुए उन समझौतों का महत्व समझने के लिए भारत और मिस्र के संबंधों के थोड़े से बैकग्राउंड को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो इस संबंध में बयान आया, उस बयान में एक चीज़ की चर्चा हुई कि लोथल और मिस्र के बीच व्यापार प्राचीन काल से चल रहा है। तो लोथल वह केंद्र रहा होगा जिससे कि मिस्र से या फिर मेसोपोटामिया से व्यापार की चर्चा हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के काल से। उतनी दूर न जाए तो आज़ादी के बाद जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ, नॉन अलायंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस आंदोलन को ज़मीन पर ले आने का श्रेय 3 लोगों को जाता है। उसमें एक आपके नेहरू थे, दूसरे मार्शल टीटो थे
और तीसरे कर्नल नासिर थे। ये इन दोनों के बीच कर्नल नासिर, जो कि मिस्र के इजिप्शियन राष्ट्रपति हुआ करते थे उस वक्त, जमाल अब्दुल नासिर पूरा नाम, इन तीन लोगों ने मिलकर के ही नॉन अलायन मूवमेंट खड़ा किया और विदेश संबंधों को परिभाषित करने की एक नई तकनीक डेवलप करी। वह दौर था जब शीत युद्ध में या तो आप अमेरिका के पड़ोसी, अमेरिका के मित्र होते थे या फिर अमेरिका के दुश्मन होते थे। शीत युद्ध में दो ध्रुवों में बटी हुई दुनिया में एक तीसरा ध्रुव, एक तीसरा पोल पैदा करने की कोशिश नेहरू और नासिर तथा टीटो ने मिलकर के करी थी। और उस दौरान में मिस्र के संबंध जो थे भारत के साथ बेहद मधुर थे, बहुत अच्छे थे। समय के साथ चीज़ें थोड़ी बदली। भाई नासिर के बाद अनवर सादात वहाँ आए। अनवर सादात के बाद से होस्नी मुबारक, जिन्होंने 40 साल तक तानाशाही पूर्वक मिस्र पे शासन किया। होस्नी मुबारक के समय में, अर्थात जो नासिर के समय में दोनों देशों में संबंधों की गर्मी थी, वो धीरे धीरे गर्माहट कम होनी शुरू हुई। कहा यह जाता है कि होस्नी मुबारक एक बार दिल्ली आए थे किसी इंटरनेशनल समिट में, और उस समिट में बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी और होस्नी मुबारक के बीच ईगो क्लैश कर गया था। और इससे जो दोनों देशों के आपस के संबंध हैं वो निम्नतम स्तर पे चले गए थे। संयोग से जब अरेबियन स्प्रिंग हुआ, ट्यूनीशिया से शुरू हुआ, मिस्र में पहुंचा, मिस्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, और सत्ता के परिवर्तन के बाद से होस्नी मुबारक का शासन खत्म हुआ। फिर मिस्र में भी कुछ उथल पुथल रही। फाइनली अब्दुल फतेह अल सीसी जब आए तो ये नए विचारों के व्यक्ति थे और इन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू करी। उस डैमेज कंट्रोल में एक तरीका उन्होंने यह निकाला कि जिन देशों से पारंपरिक तौर पर मिस्र के संबंध अतीत में अच्छे रहे हैं उनसे फिर ठीक किया जाए यदि बिगड़ गए हैं तो। उसमें एक हम भी थे। अल सीसी इन संबंधों का महत्व उन्होंने समझा, इसलिए आपको बताया गया कि ये तीसरी यात्रा थी उनकी। दूसरी राजकीय यात्रा और तीसरी भारत यात्रा थी। इन तीनों यात्राओं के जरिए उन्होंने कोशिश की है कि मिस्र के संबंध भारत के साथ नॉर्मलाइज हों, और वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हुए भी हैं। 2021 में कोविड के दौरान मिस्र ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। जब हमारे यहाँ रेमडेसिविर की कमी हो गई थी, उसके लिए त्राहिमाम बचा था, तो लगभग 3 लाख डोजेज रेमडेसिविर की, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की, मिस्र से भारत आई थी। फिर मिस्र में रूस यूक्रेन संकट के बाद से जब खाद्यान्न का संकट आया तो भारत ने 61,500 टन गेहूं मिस्र को भेजा था। तो इस तरह से धीरे धीरे संबंधों में आदान प्रदान होना शुरू हुआ। अब अगला नुपुर शर्मा प्रकरण आपको याद होगा। नुपुर शर्मा प्रकरण में पाकिस्तान ओआईसी में यह मुद्दा उठाना चाहता था, भारत की निंदा करवाना चाहता था ओआईसी से। उस दौरान ये अब्दुल फतेह अल सीसी ही थे जिनके ऑब्जेक्शन के कारण ओआईसी में नुपुर शर्मा से संबंधित जो मसला था उस पर पाकिस्तान अपना कोई भी स्टैंड नहीं ले पाया और वहाँ पे प्रस्ताव नहीं आ पाया। तो एक तरह से ये मित्र को आगे बढ़कर के सपोर्ट करने की कोशिश अब्दुल फतेह अल सीसी ने उस वक्त की थी। इससे दोनों देशों के संबंधों में नॉर्मलाइजेशन ही नहीं, अब हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन गर्माहट आई हुई है और उसका असर अब दोनों देशों में दिख रहा है। उसके अगली चीज़ को हम ये समझेंगे कि इस यात्रा से क्या क्या महत्व, इम्पोर्टेंस निकलता है इस चीज़ को। चलें अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो यात्रा हुई है, इस यात्रा का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, देश की इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव में और अन्य पर्सपेक्टिव में क्या इम्पोर्टेंस बन रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ जिस पर मिस्र को अपने देश में काम करना है वो है शिक्षा। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे IITians पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। तो एक इंडिया का ब्रांड बना है, ब्रांड इंडिया, वो
मिस्र ये चाहता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हम अपनी व्यवस्थाओं को इंस्टॉल करें और हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात विशेष करके उच्च शिक्षा में काम करने के लिए मिस्र हमें आमंत्रित कर रहा है और हमें वहाँ जाने में कोई गुरेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहता है कि भारत सहयोग करे और भारत सहयोग का इच्छुक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है मिस्र की इजराइल को लेकर के चिंता। इजराइल और मिस्र सिर्फ लाल सागर के जरिए अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं, अतीत में 67 में दोनों के बीच युद्ध हो चुका है। उस युद्ध में मिस्र पराजित हो चुका है। पराजित होने के बाद से मिस्र ने इजराइल के साथ संबंध अच्छे भी किए हैं, लेकिन उनमें जो अभी मित्रता है वो वाली मित्रता नहीं है। मित्रता के साथ संशय भी बरकरार है। गोलन हाइट्स पर अभी भी इजराइल का कब्जा है। तो ऐसी स्थितियों में मिस्र को इजराइल से सजग रहते हुए मित्रता करनी है। अब ऐसी परिस्थिति में इजराइल को काउंटर करने के लिए उसे सैन्य सहयोग भी चाहिए और अन्य सहयोग भी चाहिए। चूँकि ऊपर से मित्रता है तो दुश्मनी भी नहीं करनी है और पूरी तरह से उसे मित्र कबूल नहीं करना है। उसके सामने अपने आप को तैयार भी रखना है कि कल को ज़रूरत पड़े तो भाई 67 वाली हालत ना हो। ऐसी स्थिति में भारत से संबंध बढ़ाना, क्योंकि भारत का इजराइल से भी बेहतर संबंध है, तो इजराइल का भारत से बेहतर संबंध है और भारत का मिस्र से बेहतर संबंध है, तो मिस्र और इजराइल के संबंधों को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने, उसमें ट्रस्ट बिल्डअप करने और साथ में इजराइल को बैलेंस करने के लिए मिस्र को भारत की मित्रता चाहिए। और चूंकि भारत का न मिस्र से कोई दुश्मनी है न इजराइल से, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगली चीज़ जो है वो है मिस्र की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्र का जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल कंडीशन बनता है, वह कंडीशन बड़ा गजब है। ये आपका भारत हो गया, ये अमन यमान और ये अरब वर्ल्ड हो गया, और इधर में ये देखें ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका में यहाँ पर ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, यूँ ऐसे करके है। ये जो हिस्सा बनता है ये हिस्सा ही लाल सागर है और ये आपका मिस्र है। इधर का ये जो हिस्सा है ये मेडिटेरेनियन सी है, और इधर का आपका जो हिस्सा बनता है ये अरब सागर है, हिंद महासागर है। इस मेडिटेरेनियन के थ्रू आप जा कर के अटलांटिक से जुड़ जाते हो। तो ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ इधर से एशिया, ऊपर से यूरोप, और इस साइड में जाएं तो अमेरिका, और इधर जाएं तो हिंद महासागर। ये जो इसकी पोजीशनिंग है वह किसी भी देश के लिए ललचाएगी कि वहाँ पर हम भी मौजूद हों। ये की पॉइंट है। यही यहाँ पे ये स्थिति दरअसल ये है कि ये पार्ट पहले ऐसे सटा हुआ था एशिया के साथ, इसी में से हल्का सा काटा गया और काट करके स्वेज कैनाल बनाई गई है, जिसके ज़रिए आप रेड सी हो करके अरब सागर में प्रवेश करते हैं, है ना, और इधर से आप मेडिटेरेनियन में प्रवेश करते हैं। ये जो स्थिति है इसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप का ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर मिस्र मौजूद है। तो हम ही नहीं, कोई भी देश चाहेगा कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस हो, चाहे वो जिस फॉर्मेट में हो। तो भारत भी चाहता है कि यहाँ पर अपना प्रेजेंस वो कंटिन्यू करे, वह किसी तरह मौजूद रहे वहाँ पर, चाहे जिस तरह मौजूद रहे। अब तो हम अपने संबंध को स्ट्रैटेजिक लेवल तक लेके चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बात आगे बढ़ेगी। हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो इससे आगे आपके पूरे अरब सागर की सुरक्षा और इधर से आपके अन्य देशों से संबंध, ये सब रेगुलेट होंगे, क्योंकि ये स्थिति जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बनती है। तो भारत चाहता है कि वहाँ वो रहे, उसकी उपस्थिति मजबूत हो। अब मिस्र को इससे आपत्ति नहीं है, तो हम वहाँ पर रहेंगे, हम उसके लिए अपना स्पेस तलाशेंगे।
अगली चीज़ जो है, मिस्र की जो वैश्विक स्थिति है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मिस्र का जो पोजीशन है, अफ्रीका में वो अफ्रीका का लीडर है भाई। अफ्रीका के हिसाब से वो एक समृद्ध देश है। नील नदी ने उसे पर्याप्त समृद्धि प्रदान की है। तो ये आप नीचे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी एरिया है। उस रेगिस्तानी एरिया का नखलिस्तान एकमात्र लेकर के मिस्र है। नीचे में साउथ अफ्रीका है, ऊपर में मिस्र है। ये दो ही देश हैं अफ्रीका में जो कि अफ्रीका में लीडर कहला पाने की पोजीशन में है। बाकी सभी भूखे नंगे देश हैं जिनकी स्थिति विश्व में कहीं नहीं है। तो अफ्रीका पर अगर आप अपना वर्चस्व चाहते हैं, या वर्चस्व कहना थोड़ा सा टफ वर्ड हो गया, अपना प्रभाव चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, तो आपको इससे और इससे, इन दो लोगों से संबंध ठीक करना होगा। भारत ऐसा कर रहा है, साउथ अफ्रीका से भी और फिर हमारा मिस्र से भी। हम अपने संबंधों को अगर ठीक करते हैं और दोनों जगह पर किसी न किसी तरीके से हम अपनी मौजूदगी बढ़ते या बढ़ाते चले जाते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि लगभग ओवरऑल अफ्रीका वह मानेगा जो हम कहेंगे, क्योंकि ये दो लोग मान रहे हैं। दूसरी चीज, ग्लोबल साउथ एक विचारधारा है जो ये कहती है, अगर हम साउथ दिशा को लेकर के बोले तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो आपके ग्लोब पे साउथ में पड़ते हैं, उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, विश्व के वो सभी देश जो कि डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ बोला जाता है। अब वो जो ग्लोबल साउथ है, उसको आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, इस ग्लोबल साउथ के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मिस्र शुरू से ग्लोबल साउथ का पैरोकार है। तो भारत की जो आवाज़ है ग्लोबल साउथ को लेकर के कि ग्लोबल साउथ की समस्याओं को समझा जाना चाहिए, हमारी समस्या अलग है, आपकी समस्या अलग है। विदेश मंत्री ने यूरोप में जाकर के कहा था कि आपको गलतफहमी है, कि आपको लगता है कि जो समस्या आपकी है वो पूरे विश्व की समस्या है। आपकी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। यह चीज़ ग्लोबल साउथ बताता है बाकी जो देश हैं कि भाई हमारी समस्याएँ अलग हैं और आपकी अलग हैं, आप हमारी समस्याओं को हमारे संदर्भ में समझें। तो उस ग्लोबल साउथ के विचारधारा को आगे बढ़ाने का, उसे मजबूत करने का अवसर हमें मिस्र के साथ सहयोग बढ़ा के मिलने जा रहा है। अगली चीज़, मिस्र, इजराइल और भारत के जो परस्पर संबंध हैं वो गजब के मुकाम पर हैं। समझें, मिस्र और इजराइल में पहले जंग हुई, उसके बाद समझौता। आज दोनों में डिप्लोमेटिक रिलेशन है और ठीक ठाक हैं, लेकिन संदेह नहीं गए। मिस्र का बाकी जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के देश हैं उनसे ठीक ठाक रिलेशन है। भारत का लड़ाई तो इनमें से किसी से नहीं है। मित्र इजराइल भी है और मित्र मिस्र भी है, और जो भारत की मित्रता है इसमें संदेह कहीं नहीं है, मिस्र और इजराइल की तरह से। अगली चीज़ कि इजराइल चाहता है अब बदली हुई परिस्थितियों में कि जिस तरह से मिस्र से उससे समझौता हुआ, आगे उसने किया भी है यूएई से, ओमान से, तो इजराइल ये चाहता है कि उसका प्रभाव मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया में बढ़े, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अरेबियन कंट्री से उसके संबंध सुधरें। तो अगर भारत के संबंध मिस्र से सुलझते हैं तो मिस्र के संबंध इजराइल से सुलझेंगे, और इजराइल और मिस्र अगर करीब आते हैं तो भारत का चूँकि अन्य अरेबियन कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ये दोनों देश फिर भारत के मार्फत अरेबियन कंट्री के और नज़दीक जाएंगे। तो ये एक मतलब घोषित तो नहीं है, लेकिन ये एक अलग पर्सपेक्टिव बन रहा है जिसमें कि पश्चिमी एशिया के देश, दक्षिणी एशिया के देश और पूर्वी मिस्र के देश एक साथ एक मित्रता के बंधन में बंधेंगे, ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो। अगली चीज़, अभी चर्चा की थी मैंने कि मिस्र ने जो ये स्वेज नहर एरिया है, यहाँ पर अपना एक इकोनॉमिक जोन डेवलप किया है, और इसमें वो पूरी दुनिया से निवेश आमंत्रित कर रहा है।
और पूरी दुनिया से कंपनियां पहुंच भी रही हैं। वहाँ कंपनियां जाती हैं तो भाई सरकारों के मार्फत जाती हैं, सरकारों के मार्फत उनको ज़मीन अलॉट होती है, उसमें वो अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं वो लगाते हैं। भारत की तमाम ऐसी कंपनियां हैं, तमाम ऐसे निवेशक हैं, जो निवेशक विशेष करके फार्मा के क्षेत्र में, पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में, जहाँ पे हम उसके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो भारतीय निवेशक हैं, उनको दिख रहा है कि एक ये इंटरनेशनल, अगर यहाँ पर आप मौजूद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बेस्ट वे है, तो वो लोग चाहते हैं कि स्वेज नहर आर्थिक जोन में हमारी जगह बने। मिस्र भी ये कहने आया था कि आ जाओ। तो जो भारतीय निवेशक हैं उनके लिए भी, भारतीय कंपनियों के लिए ये दिख रहा है कि आगे एक मौका है निवेश का, जहाँ पे हमें, अगर यहाँ आप आके बैठ जाते हो, समझिए इस चीज़ को, स्वेज नहर के किनारे पर आपकी 10-20 कंपनियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ से आप टोटल एशिया और टोटल अफ्रीका आपका बाजार बन सकता है। तो भारत को भी फायदा है। अगली चीज़ जिस पर की चर्चा होनी थी, नहीं हुई, उसकी चर्चा हम कर लें कि मिस्र को भारत का ब्रह्मोस और भारत का तेजस बहुत पसंद आया है, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिस्र ठीक वही चाहता है जो भारत अन्य देशों से चाहता है। भारत क्या कहता है अन्य देशों से कि अगर हमसे खरीदवाना है, हमें अपना ग्राहक बनाना है, तो हम ऐसे नहीं बनेंगे, मेक इन इंडिया चाहिए हमको, कुछ दे दो तैयार, लेकिन बाकी आके भारत में बनाओ। लगभग वही चीज़ तेजस के संदर्भ में मिस्र भारत से मांग रहा है कि कुछ बना के दे दो, लेकिन अपनी कंपनी लेके आओ और हमारे यहाँ बनाओ। अब कोई भी देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तब करता है जब टेक्नोलॉजी का अगला स्टेज, अगला जनरेशन वो अपने यहाँ बना लेता है। तो भारत के संदर्भ में अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट है कि हम तेजस देने को तैयार हैं, हम ब्रह्मोस देने को तैयार हैं, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अभी उस तरह से हम तैयार नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में, चूँकि भाई ऐसा ही मार्केट है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में भारत और मिस्र के बीच संबंधों में एक नया आयाम तेजस और ब्रह्मोस भी जोड़ेगा। ये आगे आने वाले दिनों के वो होंगे। और इस प्रकार से ये जो दौरा है अब्दुल फतेह अल सीसी का भारत के संदर्भ में, वो एक चीज़ और कि भारत और मिस्र के बीच अभी जो हमारा संबंध है, जो बायलैटरल ट्रेड है, वो लगभग $7.5 बिलियन का है। दोनों सरकारों ने मिलकर के तय किया है कि अगले 5 वर्षों में उसे बढ़ा करके $12 बिलियन तक ले जाएं। इतने करीब के देश हैं भाई, क्या दूरी है, और सारे जहाज़ उधर ही से जाते हैं, फिर भी हमारे पास $7.5 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। ये शर्म की बात है, ये और बढ़ना चाहिए। और ये नहीं बढ़ रहा क्योंकि अफ्रीका में हमने बाज़ार तलाशे नहीं है। अब नई जो नया विदेश व्यापार नीति आई है, हालांकि उससे पहले भी हम काम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं कि पूरे अफ्रीका के साथ हम, और अफ्रीका का गेटवे है ये, या तो ये, इधर से घुसो चाहे इधर से घुसो। तो ऐसे में आगे आने वाले वर्षों में इन सभी यात्राओं का जो सुफल निकलेगा वो ये निकलेगा कि भारत का ट्रेड आप मिस्र के साथ बढ़ता हुआ देखेंगे, भारत के रक्षा संबंध आप मिस्र के साथ बढ़ते हुए देखेंगे, भारत का निवेश मिस्र में बढ़ता हुआ दिखेगा, और भारत, मिस्र और पूरे पश्चिमी एशिया के देशों से एक बेहतर संबंध बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। धन्यवाद, आज इतना ही।